हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी हेलो। बिल्कुल। हाँ जी, जी मैम अभी आ रही। कुछ सवाल हाँ हैं। हाँ, आ सबसे रही है। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी रेनू शर्मा मैम को, उनका हैंड रेज था। रेनू शर्मा मैम, जी प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। रेनू शर्मा मैम, कैन आई एम आई ऑडिबल टू यू? शायद रेनू शर्मा मैम नहीं सुन पा रही है मेरी आवाज को। तो चैट बॉक्स में मैंने कुछ सवाल देखने की कोशिश की। अभी मैं हाँ रिक्वेस्ट करूंगी पूनम अरोड़ा मैम को। मैम, आप अपना सवाल रखिए, क्या आप जानना चाहते हैं शालिनी मैम से? पूनम अरोड़ा मैम। जी मैम। थैंक यू सो मच विनोद मैम। शालिनी मैम, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी, आपका बहुत ही वंडरफुल सेशन था। थैंक बस यू इसके मैम। बाद आपने जो बिगनिंग में एक्टिविटी कराई, जहाँ चार्ट पे आपने दिखाया रेशो जी प्रोपोर्शन का, वहाँ आपने कहा था मैंने काफी सारे टूल्स, डिफरेंट टूल्स यूज किए, तो वो कौन से डिफरेंट टूल्स आपने वहां पर यूज किए थे? टूल्स नहीं, स्टोन्स दिए मैंने बच्चों को। अच्छा, स्टोन्स, खाली स्टोन्स दिए पत्थर। थे। मुझे लगा आपने हाँ तब कहा था कि मैंने डिफरेंट टूल्स यूज करने। तो नहीं नहीं, स्टोन्स मैंने, हाँ नहीं, स्टोन्स बांट दिए थे बच्चों को, क्योंकि वो देखे कि मेरे पास 4 है, इसके पास 8, तो जी जी, ठीक, फाइन। चलिए अभी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं गुजराल सर को रिक्वेस्ट करूंगी। गुजराल सर, आप अपना क्वेश्चन रखिए। आप क्या जानना चाहते हैं शालिनी मैम से? गुजराल सर। मैं शालिनी मैम को गुजराल सर। जी जी कांग्रेचुलेट मैं, करना चाहता हूँ। जी शालिनी सर, मैम, थैंक यू सो मच बहुत सर, बढ़िया थैंक यू। प्रेजेंटेशन थी। आप जैसे हैं वैसी ही प्रेजेंटेशन थी, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। क्योंकि हम आपको थैंक यू बहुत सर। क्लोजली आपके साथ काम किया है, वो हाँ झलक रहा था आपकी प्रेजेंटेशन में। सर, आप मतलब लोगों का मुझे ही लग रहा था, सिखाया है मुझे बहुत, मेरी ग्रोथ में आप सबका बहुत ज्यादा सहयोग और कंट्रीब्यूशन है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही जबरदस्त थी आपकी प्रेजेंटेशन, और वो लग रहा था कि वो बड़ी दिल से, क्योंकि आपने जब खुद किया होता है तो उसको, आप जब प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको पुरानी मेमोरीज भी याद आ रही होंगी, क्लासरूम याद आ हाँ रहा होगा, बिल्कुल बच्चे याद आ रहे होंगे। काफी बिल्कुल इमोशनल भी बिल्कुल। आप हो रहे थे उस प्रेजेंटेशन को देते हुए। जी पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा। अब मेरे 3 थैंक यू सवाल हैं सर। आपके पास, जी आपके जी लिए। सर। जी जी। एक तो आपने बोला था कि 75 स्टूडेंट्स थे क्लास में, और हाँ जिसमें जी। 65 आते थे। हाँ, तो जब 60 आपने अबव आते थे। डायनेमिक ग्रुपिंग किया तो आपने बोला जी कि हमने क्वेश्चंस डिफरेंट दिए। अब क्या हाँ 65 डिफरेंट क्वेश्चंस थे उसमें? सर, मैं सच में वो स्लिप्स बना कर लेकर गई थी, और मैंने 60 स्लिप, हर स्लिप पर क्वेश्चन लिखा था, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग नहीं थे। तो मैंने ऐसा किया था कि 2 ग्रुप को किया था, 2 ग्रुप है ना, उनमें अलग अलग रहेंगे, तो 10 बच्चे टाइम भी नहीं इतना होगा, वो मुझे पहले ही थोड़ा आइडिया लग रहा था, पर रिपीट किया था। अच्छा, 60 क्योंकि स्लिप्स बहुत मैंने बड़ा बनाई। चैलेंज होता है। आप पहले दिखा रहे कि फर्नीचर था क्लास में, फिर आपने नीचे जी दरी बिछी हुई थी, तो ये उसी रूम में हाँ पॉसिबल बिल्कुल। हुआ कि आप उस ग्रुपिंग कर पाए नीचे दरी बिठा, हाँ दरी के? मैं कर बिल्कुल सर, मैं पहले जाती थी, वो कई बार मेरा पूरा दिन उसी स्कूल में लगता था। पहले मैं पूरा सेटअप बनाती थी, पूरे रिसोर्सेज इकट्ठे करती थी। वहाँ की टीटीसी बहुत हेल्पफुल थी, और वो प्रिंसिपल मैम बहुत सपोर्टिव थी। वो मतलब जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको भेज देती थी मेरे साथ, कि आप मैम इनसे सेट करा लो अपना रूम। तो उस हिसाब से मैं करवाती थी। तभी मैंने कहा कि हर टीचर के लिए ये इतना, मतलब उसके लिए कठिनाई रहेगी। मैं मेंटर थी तो मुझे इतना सपोर्ट मिला, टीचर होने पर इतना मिल पाता, मैं इतनी व्यवस्था कर पाती, तो चैलेंजेस उसमें टीचर के लिए हैं। बिल्कुल। मेरे 2 सवाल और हैं आपके जी लिए। बिल्कुल सर, बताएं। इसमें कितने दिन लगे आपको इस एक्टिविटी को हाँ कंप्लीट करने में? सर, अगर मैं नंबर ऑफ डेज वैसे गिनूं, तो ये भी एक चैलेंज होगा टीचर के लिए, बट मैं फिर भी बोलूं तो, अगर मैं इसमें एक्सपीरियंस्ड होती, थोड़ा भी मेरा फर्स्ट टाइम ना होता, तो शायद मैं 12 दिन में करती। वैसे मुझे 15 से 16 दिन लगे थे, टोटल 1.5 महीना चला था, क्योंकि रोज मैं उस स्कूल में नहीं जाती थी, तैयारी करके प्लान करके फिर दूसरे तीसरे दिन मैं जाया करती थी। तो 15 दिन आप लगाइए कि मुझे लगे। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि हम जब भी स्कूल्स में जाते हैं, मैं जी अपना उदाहरण देता हूँ कि हम चैलेंज ग्रुप को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जी मैंने भी पायलटिंग जितनी बार भी की है तो निष्ठा ग्रुप को लिया। जी आपने आपने प्रतिभा ग्रुप हाँ ही लिया, ऐसा क्यों? नहीं, उसका रीजन है, मैं बताती हूँ। ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमें ये वाला जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, ये मुझे और जसपाल को मिलके करना था।
तो जसपाल ने हमने ऐसे किया था कि एक चैप्टर मैं उसके स्कूल जाके पढ़ाऊंगी और एक चैप्टर वो मेरे स्कूल आके पढ़ाएगी। फिर सडनली ऐसा हुआ कि जसपाल को जो फिजिबल बना वो उसके स्कूल की गर्ल्स स्कूल में ही इंग्लिश मीडियम का सेक्शन ही उसको बन पा रहा था। तो फिर उसने बोला तू भी वही ले ताकि हमारे बच्चों में यूनिफॉर्मिटी रहे। तो इसीलिए मैंने इंग्लिश मीडियम गर्ल्स सेक्शन मुझे लेना पड़ा, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये हुआ कि हम दोनों नहीं एक दूसरे के स्कूल जा पाए और फिर मैंने इसको इंडिविजुअली ही कैरी ऑन किया। पर क्योंकि मैं शुरू कर चुकी थी तो मैं स्कूल बदलना नहीं चाहती थी। मैंने प्रयास भी किया, फिर मैं कोएड स्कूल लेती, फिर मैंने बल्कि मुझे वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला जब मैंने इसको दूसरे स्कूल में कोएड में शुरू किया, एक तो बॉयज गर्ल्स दोनों, ऊपर से वहाँ प्रिंसिपल का मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट है। बल्कि आप मानेंगे नहीं, जब मैंने फर्स्ट डे वहाँ डेमो क्लास की थी, प्रिंसिपल सर के साथ मेरी क्लास में 14 टीचर्स बैठे थे ऑब्जर्व करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा, मुझे इसी में करना पड़ा फिर फाइनली। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि निष्ठा ग्रुप में आपको मालूम है कि बच्चा रीडिंग नहीं जानता, उसके आपने कहा क्योंकि इतना ये जो आपको चैलेंजेस थे उसमें बहुत तरह के डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं और आउटकम भी मुझे लग रहा बहुत डिफरेंट आनी थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटेजी आप निष्ठा ग्रुप के साथ जरूर करें, क्योंकि आपका पैशन मेरे को झलक रहा था। तो मुझे लगता है कि आप निष्ठा ग्रुप से जरूर मतलब उनके साथ जरूर करें और डिफरेंट ले लें टॉपिक। आई वुड लव टू, लेकिन उसके लिए सर बिल्कुल गुजराल सर आप सही कह रहे हैं। और अगर मैं निष्ठा ग्रुप के साथ करती तो मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करती। फिर सारा कुछ लर्निंग जो होता वो बहुत नीचे के लेवल से शुरू होता और वो इतना हाई एंड पे जाता भी नहीं। पर एक और भी रीजन है, मुझे पहले इन बच्चों के साथ करके इसलिए भी कंफर्ट लगा क्योंकि शुरू में मुझे बच्चों का सहयोग की जरूरत थी, क्योंकि मैं भी नई थी इस काम के लिए। तो अब मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है और हालांकि हर बार नए चैलेंजेस आते हैं, पर अब अगर मैं निष्ठा ग्रुप के साथ जाऊंगी तो मैं बहुत बेहतर कर पाऊंगी रादर देन कि मैं शुरुआत ही वहां से करती, क्योंकि वहां पे एक बच्चे भी बेसिक समझ वाले नहीं होते, थोड़े शरारती भी ज्यादा होते हैं और थोड़े डिसिप्लिन का इशू उनके साथ आता है। तो मैं वहीं अटक जाती, फिर मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर पाती। तो इसलिए कोई बुरा नहीं हुआ ये बाई चांस ही, लेकिन फिर भी मैं आई डोंट रिग्रेट। But yes, of course, I can try with it. Thank you so much and congratulations for very nice presentation. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay. Thank you, शालिनी मैम। वैसे गुजराल सर आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, आपने स्लाइड्स में ही देख लिया कि बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। गुड ऑब्जर्वेशन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशोक तिवारी सर को। सर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अशोक तिवारी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी अशोक तिवारी सर। शाली मैडम नमस्कार। एक तो नमस्कार मैडम, मैं एक तो बहुत काफी लेट आया, 6 बजे करीब तो मैं एंटर किया आपकी क्लास में। एक्चुअली मुझे नहीं मालूम आपने किस संदर्भ में बोल रही थी, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जिस पर मुझे, क्योंकि आंधी आ गई थी, वहां मेरी ART चल रही थी, वहां मेरी गाड़ी जो है आंधी के पेड़ के नीचे दब गई, उसको निकाल के आना था। वो सारा अभी दबी हुई रखी है, अभी मुझे जाना है, इसके बाद जाऊंगा अभी। तो आपकी गाड़ी ठीक है? गाड़ी के ऊपर पेड़ का वो तना आ गया पूरा, डैमेज तना या तो काटना पड़ेगा। सर हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो घर में हूँ। सेफ हो ना? नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जितना डायनेमिक ग्रुप की बात की, आपका जो प्रेजेंटेशन जो मुझे लग रहा था आप जिस तरीके से दे रही थी वो इतना डायनेमिक था रियली कि वो कैची था रियली। हाँ उतना ही डायनेमिक था जितने डायनेमिक ग्रुप की आप बात कर रही थी। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि जो 2 ग्रुप है, ये मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग था कि वो कब एक स्टूडेंट यहाँ से उधर क्यों जाता है। एक तो ये कि डायनेमिक ग्रुप बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक तो ये मैं समझ। दूसरा कि एक बच्चा जब यहाँ से वहां जा रहा है तो वो उसकी क्या करेगा वहां जाके, किस तरह का इंटरवेंशन उसका होगा। यहाँ पर उसने काम कर लिया है तो वहां जाकर के फिर वो क्या करेगा। तो एक इस पे थोड़ा सा ना अपनी बात रखिए जरा। जी तो सर जैसे मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिला क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अभी अंडर रिसर्च ही है, लेकिन जो मेरी समझ आया था ना मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। तो डायनामिक ग्रुपिंग के बारे में जो, जैसे एक मैं आपको इसका स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मानिए 5-5 बच्चों के 4 ग्रुप हैं। अब मैंने हर ग्रुप में 3 या 4 क्वेश्चन का एक सेट दे दिया।
अब फर्स्ट ग्रुप में जो 5 बच्चे बैठे हैं उनमें से एक बच्चा ऐसा है उसने वो सारे चारों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब उस बच्चे का उस ग्रुप में बैठे रहने से वो खाली बैठेगा या शरारत करेगा, अगर मैं उन्हें बाकियों को हेल्प करने को नहीं कहती तो अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ग्रुप से उसको सेकंड ग्रुप में, बेटा तेरे ये 5 क्वेश्चन हो गए, अब तू सेकंड ग्रुप में चले जा। अब उस सेकंड ग्रुप में डिफरेंट 4 क्वेश्चन, तो अब वो जो बच्चा है वो अलग तरह के 4 क्वेश्चन वहाँ सेकंड ग्रुप के भी कर लेगा। हो सकता है वो जो जीवन टाइम पीरियड है उसमें 2 ही कर पाए या 3 कर पाए, और अगर सेकंड ग्रुप के किसी बच्चे ने अपने ग्रुप के चारों क्वेश्चन कर लिए तो मैं उसे फर्स्ट ग्रुप में शिफ्ट कर दूंगी या फिर थर्ड ग्रुप में कर दूंगी। तो इसमें क्या होता है, डायनामिक ग्रुपिंग में सबसे पहले हमें एक्चुअल में एम ऑफ शिफ्टिंग द चाइल्ड ही डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्यों करना चाहते हैं। जैसे अब इस स्ट्रैटेजी में मेरा पर्पस ये है कि कोई भी बच्चा जो कि फास्ट लर्नर है उसका टाइम वेस्ट ना हो। अगर उसी 20-25 मिनट में एक बच्चा 4 क्वेश्चन कर पाता है अपनी स्पीड से करे, इट इज ओके। अगर कोई दूसरा बच्चा उसी 20-25 मिनट में 8 क्वेश्चन कर पाता है तो उसके लिए भी स्कोप हो, ताकि अगर वो फास्ट लर्नर है तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी टाइम, फ्रस्ट्रेट होता है बच्चा, जो बच्चा एफिशिएंट होता है ना फास्ट लर्नर, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होता है अगर उसे काम करके आप उसका काम होने के बाद आप उसको बिठाए रखें तो उसको दूसरे ग्रुप में जाने के बाद उसको और डिफरेंट क्वेश्चन मिल गए, वो एंगेज हो गया। तो इसी तरह से डायनामिक ग्रुपिंग का अपना पर्पस है, आप अलग अलग इसके रीजन हो सकते हैं, उसी तरह इसकी स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है। तो ये मैंने जाना। जी थैंक यू शालिनी मैम। अशोक सर, मैं एक ना लाइव एग्जांपल शेयर करती हूँ डायनामिक ग्रुपिंग का। उस समय में ना नाम नहीं था, आई वॉज इन माई 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में थी, 35-40 बच्चे रहे होंगे। तो बिगिनिंग में हम लोग 2-2 बच्चे बैठते थे, तो सिर्फ इंटरेक्शन पूरा टाइम जो मेरे साथ एक लड़की बैठती थी उससे होता था। मेल टीचर पढ़ाते थे, सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाते थे। तो मास्टर जी ने क्या किया, 6 महीने के बाद जब लास्ट के 6 महीने बचे तो 4-4 बच्चों के ग्रुप बना दिए। अब हम 2 की बजाय 4 में बैठने लगे। तो जब 4 के ग्रुप में आए तो मुझे जो ग्रुप मिला, मैं बहुत एवरेज और एकदम चुप रहने वाला बच्चा थी क्लास में। तो हमारे ग्रुप में एक लड़का, स्टिल आई रिमेम्बर हिज नेम, इट वाज अ कोएड स्कूल, अमन जो था, वो बड़ा बोलने में एकदम क्विकली खड़े होके सवाल रख देता था। तो उस बच्चे से मेरी लर्निंग हुई कि भाई कोई भी सवाल आए तो हमें रख देना चाहिए, तो बोलने की कला जो है अपने आप आई। अब 15 दिन के बाद मेरा ग्रुप बदल गया, मैं अगले 4 बच्चे वाले ग्रुप में पहुंच गई, वहां का एक बच्चा अगले ग्रुप में ट्रांसफर हो गया। तो वहां पे एक लड़की थी, उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, स्टिल मैं उसकी कॉपी इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैं अपनी राइटिंग देख के शर्माई कि सुमन इतना सुंदर लिखती है और मेरी तो मात्राएं भी गलत होती हैं। अब उस ग्रुप में जाके उससे इतना इंस्पायर हुई तो थोड़ा अपनी राइटिंग और थोड़ा उससे मात्राएं सीखी। अब उसके 1 वीक बाद एक और ग्रुप में पहुंच गई, वहां पे एक लड़की दयावंती अपने नेल्स बहुत कट करके रखती थी एकदम, और मेरे बड़े होते थे तो देखा, अरे ये तो इतने साफ सुथरे रखती है। तो खुद के, उस टाइम नाम नहीं था, बट ऐसे करके 2 महीने में अपनी क्लास के 50 बच्चों से रूबरू हो गई, और उनके जो जो गुण आए, कुछ कुछ जाने अनजाने, अभी भी मुझे अपनी 5वीं क्लास वो नहीं बोलती है, शायद डायनामिक ग्रुपिंग ही रहा होगा। अब मैं अंजू मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, अंजू पाठक मैम, आपका कोई सवाल है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू विनोद पाठक मैडम। Thank you, Vinod ma'am. Good evening, everyone. Thank you, Shalini ma'am, for such a wonderful experiences. And thank you so much. जितनी आपकी आवाज मीठी है, उतनी आपकी प्रेजेंटेशन भी मीठी थी in terms of learning. बहुत आपको congratulations. मेरा सवाल पता नहीं आउट ऑफ द लीग लगेगा या क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लगे, बट मैं पूछ लेती हूँ, मेरे भी दिमाग में आया तो। हाँ, नहीं, इट्स ओके। बट आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है मैम, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ और थोड़ा धीरे बोलने की। ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि बच्चों के लर्निंग्स आपने शेयर की कि बच्चों ने क्या क्या सीखा, और इन सारे जो भी आपने इंटरवेंशंस किए उनसे उनको भी एक अलग एक्सपीरियंस मिला, आपने बताया, और बच्चे कैसे एंगेज रहे। मेरा सवाल ये है, मैं आपको थोड़ा मेटाकॉग्निशन लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रोसेस से
इस पूरे प्रोसेस ने आपको एज अ फैसिलिटेटर कैसे इवॉल्व किया, या क्या आप इस प्रोसेस के बाद कुछ ऐसी चीजें या ऐसे कुछ चेंजेस अपने आप में एज अ फैसिलिटेटर या एज अ टीचर महसूस कर पाई, या जितनी भी थ्योरेटिकल हम बातें करते हैं पढ़ाई पठन पाठन में और क्लासरूम इंटरवेंशंस में, या हम जितनी भी थ्योरेटिकल डिस्कशंस करते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, बच्चे इस तरीके से बेहतर समझते हैं, तो उसमें क्या कुछ ऐसी चीजें आप एन्यूमरेट अगर कर सकें तो उससे आई थिंक हम लोग थोड़ा कंक्लूड और उसको कॉन्क्रिटाइज करने में हमको मदद मिलेगी। थैंक यू मैम। बिल्कुल अंजू मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसमें ना सबसे पहले तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से शेयर करूंगी, इससे पहले जैसे हम पढ़ाते थे तो ये होता था हम बच्चों को बता दे रहे हैं, हाँ ये फॉर्मूला ऐसा ऐसा अप्लाई करो। और इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी तो हम बच्चों को कई बार पहले ही बता देते, बेटा आप ना यहाँ ये गलती कर सकते हो, ये गलती कर सकते हो, ये मत करना, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो ये प्रोजेक्ट करने के बाद मतलब मैंने बहुत मन से ये महसूस किया कि हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो इतने अच्छे लर्नर होते हैं, जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते थे तो मैं सरप्राइज हो जाती थी, इनका अपने आप ही इस बात की तरफ ध्यान चला गया, इन्हें खुद ही पता लग गया। तो ये एज अ टीचर मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी कि हम बच्चों पर फेथ करें, ट्रस्ट करें कि वो खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें दिशा प्रॉपर देनी है और हमें उन्हें एक एटमॉस्फेयर बना के देना है, उनके आगे एक किसी भी सिचुएशन को इस ढंग से प्रेजेंट करना है कि वो उनका एक थॉट प्रोसेस एक शुरू हो जाए कि भाई हाँ ये इसके बारे में मैं सोचूं। तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन बना के देना हमारा काम है, लेकिन बच्चे कर जाते हैं। और फिर ये भी मैंने सीखा कि जैसे मैं बता रही थी, मैंने उनकी लाइन्स बनवाई 60 बच्चों की, तो मैं चाह रही थी कि ये बड़ा आसान सा है कि देखें ये प्रोडक्ट तो 60 आ रहा है और ये हम तो 60 ही बच्चे, पर वो बच्चे नहीं पहुंच रहे थे वहां और मुझे काफी देर स्ट्रगल करनी पड़ी, बेटा और सोचो और सोचो। थोड़ी देर में ना वो बोर ही हो गए थे कि मैडम बता दो बस तो वहां लग रहा था कि मुझे लगा कि मुझे सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे प्रश्न करती कि बच्चे इस तक और जल्दी या खुद ही पहुंच जाते। तो वहां से मुझे लगा कि हाँ और तैयारी के साथ जाना था, लेकिन वो फेथ एक डेवलप हुआ कि बच्चा कर सकता है, खुद पर कॉन्फिडेंस आया। शुरू में बहुत डर लग रहा था कैसे ग्रुप बनवाऊंगी और बच्चे ग्रुप में कैसे काम करेंगे। शुरुआत में क्लास के साथ मुझे डिसिप्लिन को लेके बहुत मुश्किल आई क्योंकि बच्चे बहुत शोर करते थे, मैं ग्रुप बनाने को कहती थी तो गप्पे मारने खड़े हो जाते थे। फिर मैंने 1-2 बार उनके साथ बैठकर सिर्फ जनरल बात की, उनको बताती थी बेटा देखो हम सबको सीखना है, मतलब वो जो एक हम मॉरल वो करते हैं बच्चों में मोटिवेशन या एक मॉरल सेंस में उनको कुछ कि भाई ये आपका भलाई क्या है इसको सीखने में, कि बेटा आप क्यों चाहते हो कि आपको डांट के पढ़ाया जाए या आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाए, आपको मजा आएगा, आप एक बार ट्राई करो। तो वो 100% बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता, मतलब और ये भी है कि हम ये ना सोचे कि भाई हाँ सारे एकदम काया पलट हो जाएगा पूरी क्लास का, वो भी नहीं होता। ये भी मैंने सीखा कि हाँ पेशेंस रखनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट आते हैं, धीरे धीरे आते हैं और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। मतलब अगर मुझे दोबारा से अब मेरी इच्छा है कि मैं एक और चैप्टर लेके चलूं तो मुझे पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं और बेहतर प्लान करूंगी। बच्चों के साथ डील करने में मेरी एक एफिशिएंसी में पहले से ज्यादा एक बेहतर वो आया है मुझे। दिस इज व्हाट आई फील अभी जो मैं सोच पा रही हूँ। थैंक यू शालिनी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजू मैम, आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो रेज किया और हम भी सीख पाए। अभी मैं अर्चना मलिक मैम को रिक्वेस्ट करूंगी। अर्चना मैम आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। अर्चना मैम। हेलो अर्चना शालिनी मैम। मैम। हेलो। हाँ जी जी हाँ शालिनी मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मेरा इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, बट प्ले डायनेमिक ग्रुपिंग की जो आप बात कर रहे थे, अशोक तिवारी सर ने बात की, तो उसी से जो आपने ऑब्जेक्टिव बताया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हर ग्रुप में या हर क्लास में 3-4 बच्चे हाई अचीवर्स होते ही हैं। तो जब उनको टास्क दिया जाता है, हम ग्रुप में टास्क देते हैं तो वो फटाफट फिनिश करके बैठ जाते हैं। तो उनको बिजी रखने के लिए ये बहुत अच्छी ग्रुपिंग मेथड बताया आपने। सो आई रियली लाइक दिस। और मैम इसमें एक बेनिफिट वो स्लो लर्नर के लिए भी होता है, क्योंकि कई बार हम स्लो लर्नर के लिए रुक नहीं पाते। वो बच्चा 1 या 1.5 क्वेश्चन करके बैठा है लेकिन बाकी सबने कर लिया तो थोड़ी देर ही वेट करूंगी, फिर मैं कहूंगी चलो बेटा तुम बाद में कर लेना,
फिर वो दूसरे से चीटिंग करके उसको बस नोटबुक में कॉपी करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ मैं उस बच्चे को भी पूरा चांस दे पा रही थी, बेटा तुझे अगर 2 दिन भी लग रहे हैं ना इन 4 क्वेश्चन को करने में, तो भी तू बैठ के इसी को कर, कोई प्रॉब्लम। तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगा था, मैंने ट्राई किया इसको, बट फिर भी अब नए सिरे से करना पड़ेगा। जी मैम, बहुत अच्छा रहेगा ये डायनेमिक ग्रुपिंग का सुन के, ये वाला बहुत अच्छा मेथड लगा। सो आई विल ट्राई दिस आल्सो इन माय क्लासरूम्स। श्योर जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अर्चना मैम। साथियों, हमारे बीच में हमारी साथी जसपाल मैडम भी हैं। जसपाल मैडम कुछ आप शेयर करिए। जसपाल मैडम से मिलना हम पसंद करेंगे। जसपाल मैम आइए आप सामने। हाँ जी जसपाल मैम। जसपाल मैम नमस्ते। जसपाल मैडम आपका स्वागत है जसपाल मैम। नेट प्रॉब्लम है शायद कुछ जसपाल मैम की। जसपाल मैम प्लीज कुछ नहीं है गुजराल सर, नेटवर्क एरिया में आइए मैडम। जसपाल मैडम थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है आपका, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। जसपाल आवाज ब्रेक हो रही है दोबारा से, शायद अभी भी नेटवर्क का इशू। नेटवर्क इशू आ रहा है जसपाल मैडम, थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए प्लीज। जसपाल मैडम दोबारा उनसे कोशिश करेंगे मिलने की। तब तक मैं और साथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी साथी को कोई भी सवाल अगर इधर ये मुकेश जैन सर और सुनीला भाटिया और राकेश कुमार, इन 3 लोगों के हाथ खड़े हैं मैडम। जी जी मुकेश जी आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी मुकेश सर। हाँ जी 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 सर। एक तो पहली बात तो मैं शालिनी मैम को कॉन्ग्रेचुलेट और धन्यवाद कर रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन को कंक्रीट फॉर्म में लाना जी अपने आप में इतना इजी नहीं है। हाँ। तो शालिनी मैम मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी थैंक यू सर। अच्छा लगा, मतलब जिस हिसाब से आपसे प्रेज, मतलब आपसे तारीफ लेना सरल नहीं है। ये सब कुछ जेन्युइन तारीफ है इसका मतलब। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओ भाई, मतलब मेरी इमेज ऐसी बनाई हुई है। नहीं मैं बताऊं, मैंने हमेशा से ये पाया है सर, आप बहुत सटीक इवैल्यूएशन करते हैं चीजों का, और आपको ना वो छुपी हुई चीजें भी दिख जाती हैं जो जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इसीलिए मतलब मुझे सच में लग रहा है कि चलिए लेकिन अभी आएंगे आपके प्रश्न, वो मैं अभी आप हमारी तारीफ छोड़ के अपनी तारीफ सुनिए। तो जो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये ज्यादातर देखने में आता है कि जब, क्योंकि आप सारी सिचुएशन को कंक्रीट फॉर्म में नहीं लाते। हाँ। इंट्रोडक्टरी में या इंट्रोडक्शन में या 1-2 सिचुएशन को कंक्रीट में लाते हैं, और जैसी सीन स्विच ओवर होता है तो बच्चे ना उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जैसे आपने किसी भी सिचुएशन को कंक्रीट फॉर्म में लेके, जैसे आपने मजदूर वाला एग्जांपल लिया, हाँ। तो क्या बच्चे उसको ट्रांसलेट कर पाए उस दूसरे सीन में भी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पहले इस पे आप थोड़ा प्रकाश डाल दो। बहुत बढ़िया सर आपका प्रश्न है। हुआ क्या कि पहली चीज जो मैंने देखी जब मैं इनवर्स प्रोपोर्शन का देख रही थी और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही थी, तो मुझे ना बहुत ज्यादा उदाहरण इस तरह के मिल नहीं रहे थे, आइडिया नहीं आ रहे थे। और ये जो मजदूर वाला है, इस पर क्योंकि मैंने पहले काम किया था तो मेरे को बहुत अच्छे से आइडिया था कि मैं इसको कैसे ले जा सकती हूँ। इसमें मैंने उसमें चॉकलेट की ट्रेनिंग में भी AB मजदूर लेके भी किया हुआ है, मैन वुमेन। तो मुझे लगा बच्चों के प्रश्न आएंगे तो शायद मैं हैंडल करूँ, इसलिए मैंने ये चुना। इसके ना बहुत प्रश्न नहीं दिखे मुझे NCERT में 8वीं के लेवल पर, और मैं सच में इस चीज को अगर मैं आगे लेके जाने का मेरे पास स्कोप होता तो इसमें डीप जाने के लिए मुझे सच में बहुत समय चाहिए होता और बहुत प्रयास की जरूरत होती। पर मैं बच्चों को समझा ऐसे देती कि किसी कंपटीशन एग्जाम में वो गलती नहीं करते, बट बात वही आ जाती है कि मैं इसको ज्यादा डीप नहीं लेके गई, सिर्फ इनवर्स पे छोड़ा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्पेशली इस उदाहरण को अपने रियल लाइफ तक या उससे जोड़ने में मैं आगे नहीं गई। इसलिए भी नहीं गई क्योंकि मेरे पास मतलब मेरे को
मेरा सिलेबस, करिकुलम, चैप्टर के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा जा नहीं रहे थे, तो मैंने उसको उसी समझ पे छोड़ा। पर इस पे कुछ और एक दो अच्छी चीजें, जैसे मैंने बहुत हल्के से मेंशन किया था, एक ऐसी चीज आई कि मैंने ना बच्चों को एकदम एक ग्रुप में करके बैठ गए थे, तो मैंने बोला कि अब आप ना 3 मजदूर नहीं है, मान लो 4 मजदूर है, तो वो ना 4 या 5 मजदूर बोल दिए। तो अब ऐसा हुआ कि उन्होंने जैसे 5 मजदूर का उन्होंने वहां पे स्ट्रिप रखा, तो फिर अगले 5 का रखा, अब तो 2 ही बच गए, तो अब बाकी 5 का काम हो ही नहीं सकता। तो वो पूछने लगे मैडम अब क्या करें। तो इस विषय में मैंने उस ग्रुप से चर्चा की, तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें गहराई में गए, पर इस पे और काम करने की जरूरत है। फिर उसमें पर्टिकुलर हमें एग्जाम उसी सिचुएशन पे डीप जाना पड़ेगा। लेकिन रेशो के उसमें और जो लाइन में खड़ा किया या इनवर्स और डायरेक्ट समझाने में मैं सफल रही, लेकिन ये मजदूर वाला तो सच में था जो बच्चे रियल लाइफ से, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कनेक्ट कराया नहीं जा सकता था, बट उस वक्त नहीं हुआ उस लेवल पे। ठीक है, तो मैं दूसरा प्रश्न रख जी आपके सामने। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि हमारा जी इसमें क्या आपने कोई एंड टेस्ट भी लिया था जिसके कारण हमें ये पता लग सके कि जो हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम चले थे, खैर हमारा ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सर, मैंने ऐसा किया था। एक मिनट में मैं कंप्लीट कर लूं एक बार जरा। हाँ, तो जैसे हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल तक रहता कि भाई हम उनको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में डिफरेंशिएट करा पाए, और कोई सिचुएशन उनके सामने आती है तो बता पाए कि भाई ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को लगता है या मैं सुन नहीं पाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्या था आपका इसका। और दूसरा, अगर ऑब्जेक्टिव जो था, क्या वो एंड टेस्ट के बाद वो लगता था कि आपको आप अचीव कर पाए थ्रू दिस फॉर्म, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी, तो सर ऐसा था कि जो मैंने ये शुरू किया था, और बिल्कुल आपने सही बोला, जब मैंने थोड़ी सी गाइडेंस ली तो मुझे यही सजेस्ट किया गया कि आप पूरा चैप्टर मत लो, लेकिन मैंने इंटेंशनली लिया क्योंकि मेरा एक पर्पस ना अपने टीचर्स को भी कहीं ना कहीं कन्विंस करना था, और खुद भी मैं जानना चाहती थी क्या एक पूरा टॉपिक इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, क्या हम कल सिर्फ टीचर्स को उपदेश दे रहे हैं कि तुम ये अप्लाई करो ये अप्लाई करो, और पता फिर क्योंकि टीचर्स ये बोलते थे मैडम आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन जब आपको सिलेबस खत्म कराने की चिंता मिलेगी ना क्लास में, फिर आप ये सब भूल जाते हैं, हम फ्लिप क्लासरूम और ये। तो मुझे ना खुद भी जानना था कि सच में क्या ये प्रैक्टिकली हो सकता है, और अपने टीचर्स के सामने भी एक उदाहरण बनना था कि पूरा चैप्टर ही आप करा सकते हो, और कम से कम नहीं तो 60-70% चैप्टर में आप नए तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करके जा सकते हो, उनसे चर्चा करके जा सकते हो। इसीलिए मैंने पूरा टॉपिक लिया। और दूसरी जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग था, बिल्कुल मैंने एक प्री टेस्ट लिया था, तो प्री टेस्ट मैंने 2 सेक्शन का, एक तो मेरा सेक्शन था और एक और सेक्शन था, उन टीचर को भी मैंने बोल दिया था कि आप यही चैप्टर पढ़ाइए आने वाले महीने में। दोनों के टेस्ट लेने के बाद उसमें मैंने रेशो का बेसिक लिया था, जो इनको चौथी पांचवी छठी में जितना भी रेशो अनुपात इंट्रोड्यूस किया जाता है वो लिया था। और मैंने फिर उन बच्चों का एक कंट्रोल ग्रुप हो गया और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, मीन कैलकुलेट किए थे दोनों के, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और फिर मैंने इनकी रेंज देखी थी, जैसे दोनों ग्रुप्स में 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, दोनों ग्रुप्स में 20 से 40 के बीच में, 40 से 60, और इसमें तो जो ये मेरी रिसर्च थी इसमें मैं पूरे 60 बच्चों को लेकर नहीं गई थी, तो क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा था ना, पूरा एक दोनों 2 सेक्शन सेम लेवल के तो हो नहीं सकते। तो जब वो बच्चे जो इन 2 ग्रुप को फॉर्म कर रहे थे, मतलब सेम लेवल के थे इनिशियल स्टेज पे, वो उनको लेकर मैं चली थी। फिर मैंने पोस्ट टेस्ट लिया था और उनके फिर मीन में वेरिएंस में बहुत डिफरेंस था। जैसे मैं आपसे शेयर करूं तो पहले 23 मीन था दोनों ग्रुप का, और फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट में मेरा जो कंट्रोल ग्रुप था उसका 40 मीन था और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का 81 था। और वेरिएंट जो रेंज ऑफ स्कोर्स थे उसमें भी जो मेरे सेक्शन के बच्चे थे वो हायर एंड पे चले गए थे, जैसे ज्यादातर बच्चे 40 से 100 नंबर वाली रेंज पे थे परसेंटेज पे, और जबकि जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें 20 से 60 के बीच में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे बाद में। तो ये मतलब इस तरह से मैंने डाटा भी उनका लिया था और फिर कंपेयर किया था टेस्ट लेकर, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट लेकर। धन्यवाद मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि एंड टेस्ट में भी आपने जो आप ऑब्जेक्टिव के साथ चले थे, और अंजू मैम कह ही चुके हैं कि आप इतनी क्लैरिटी के साथ बोलते हो ना
जो भी बोलते हो। और आपको याद हो तो एक बार आप दिलशाद गार्डन से मेरे साथ आए थे, तब मैंने जाना कि आप अप डाउन करने में भी काफी मेहनत करते हो, सोनीपत से शायद तो। वो मेरा चैलेंज था। हाँ, एक्चुअली मैं बिल्कुल आई अप्रिशिएट दैट कि यार ये इतना आसान नहीं होता इतनी दूर से अप डाउन करना। थैंक यू। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुनीला मैडम को। जी सुनीला भाटिया मैम, आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी मेरा क्वेश्चन तो बाद में आएगा। शालिनी, आपको सबने इतना अप्रिशिएट कर ही दिया है, मेरी तरफ से भी कांग्रेचुलेशन एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू मैम, थैंक यू। वंडरफुल। थैंक यू मैम। मैम, आपका जो तरीका, देखिए ग्रुपिंग स्ट्रेटेजीज आपने कई टाइप के बताए, मॉडलिंग भी बताई, सब बताया जी। उसको एज इट इज कोई अडॉप्ट करना चाहे, ग्रुपिंग स्ट्रेटेजी को लेके चले, डायनेमिक ग्रुपिंग करे या कुछ भी करे, कोई देख के करना चाहे तो आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो छुपा हुआ है ना आपका एक्सप्लोरेशन मेथड, खुद एक्सप्लोर करें, वो फैसिलिटेशन का एक पार्ट है जो आपने बड़े अच्छे से करा, जो आपने बड़े अच्छे से किया। मेनली था बच्चों को जो आपने वो चांस और स्कोप दिया कि बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें। ये बहुत सारी जगह पर आपने बताया कि बच्चे खुद उसके सॉल्यूशंस लेकर आए। जब वो सॉल्यूशंस के साथ खुद आए कि अच्छा हो रहा है, वो देख पा रहे थे, तो वो एक्सप्लोर कर पा रहे थे। एक्सप्लोर करवाना अपने आप में आसान नहीं है। स्ट्रेटेजी आप कोई भी अपनाएं, ग्रुप आप कैसे भी बनाएं, ठीक है, डायनेमिक ग्रुपिंग करें या कुछ और करें, मेनली था जो आपने उस पेशेंस चाहिए एक्चुअली, जो एक्सप्लोर करने के लिए बच्चे को स्पेस दे पाए। जी या आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज जो जानना चाहती हूँ, जब वो एक एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दी कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वो स्लिप्स बना के लाएं और फिर ढूंढें डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले एग्जाम्पल, आपने वहां मेंशन किया कुछ बच्चे नहीं भी करके लाए, कुछ नहीं ढूंढ पाए, कुछ बच्चों ने गलत भी किया। बिल्कुल। वहां मुझे लग रहा था टीचर्स के लिए एक स्कोप है ऐसी जगह पर कि हम लर्निंग फॉर असेसमेंट के लिए एक स्कोप है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग जब हम कहते हैं या फॉर लर्निंग कहते हैं तो उसका अच्छा स्कोप था वहां। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगली बार आप ऐसा कुछ करें तो इस स्कोप को भी अच्छे से या अपने उद्देश्य में पाए, तो हम तब जानना चाहेंगे कि वहां बच्चे जो नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए थे, क्या उनकी क्या डिफिकल्टी रही, क्या चैलेंज रहा, अदर देन द लैंग्वेज, कि अगर वो पढ़ लिख ठीक से पा रहे हैं, बिल्कुल कमी है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं है या और कुछ, मैं और रीजंस देखना चाहूंगी। नहीं पढ़ पाए तो अलग चीज हो जाती है। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी एक बात उठाई है। वैसे आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, मैं बहुत पूरी तरह नहीं सुन पाई, पर जितना मुझे समझ आया तो मैं एक आध दो शेयर करती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ बच्चों को भाषा की दिक्कत थी, क्योंकि मैंने उनको ना एक लिबर्टी दी थी कि बेटा आपको कोई उदाहरण ना भी मिले ना, आप टेबल बना लाना और नंबर जैसे x ऊपर लिखा है y नीचे, बस मुझे प्रोपोर्शन जैसे वैल्यू वाइज भी मतलब पता लग जाए। मैंने उनको ये बोला कि आप ऐसा टेबल भी बना के ला सकते हो अगर आपको कोई उदाहरण ना मिले। तो काफी बच्चे वो टेबल ही लाए थे। तो यहाँ पर मुझे सच में ये फील हुआ कि भाषा में नहीं ला पा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे उदाहरण भी लाए थे कि नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ेंगे तो पॉल्यूशन डिक्रीज होगा, जिस मतलब उसको आप मेजर करने के फिर क्राइटेरिया चाहिए, जैसे आप टेबल कैसे बनाओगे उसकी, किस लेवल पे आप मेजर करोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम मैं ये जरूर ध्यान रखूंगी कि बच्चे यहाँ जो गलती करते हैं, जैसे एक मुझे समझ आया जहाँ मैं बोल रही थी कि जैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी बढ़ रही थी, बट प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रही थी। तो यानी उस बच्चे ने पहले जब मैंने चार्ट बनवाया था जहाँ मैंने उनको बोला था कि सेम रेशियो वाले दो नंबर पेयर प्रपोर्शन में होते हैं,
वो उनको तब समझ में नहीं आया, ये मुझे वहां पता लग गया था। और जब मैं उन बच्चों के रोल नंबर की स्लिप उठा रही थी, जैसे मेरे पास वो बच्चा बोल रहा था मैम ये तो प्रपोर्शन में ही नहीं है, तो मैंने देखा ये रोल नंबर है, तो मुझे पता चल गया कि इस बच्ची को ये बात अभी नहीं समझ आई कि किस तरह से प्रपोर्शन देखना है। पर हाँ, इसमें और एक्सप्लोरेशन की भी जरूरत है। टीचर और बेहतर तरीके से समझ सकता है कि एक्चुअल में किस बच्चे को कहाँ पे क्या दिक्कत रह गई। बिल्कुल, यस यस, बहुत अच्छा स्कोप था यहाँ पर डायग्नोसिस का। जी बिल्कुल। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं